कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल गर्मियों की सुबह से, एक सस्ते से अपार्टमेंट के अंदर, जहां हमारा प्रोटैगनिस्ट मिन जुन रहता है। कमरे की हालत देखकर साफ लगता है कि लड़के ने रात भर वीडियो गेम्स खेले हैं। उसका कंप्यूटर अब भी ऑन है और वो गहरी नींद में सो रहा है। तभी अलार्म क्लॉक की इरिटेटिंग आवाज उसकी शांत नींद तोड़ देती है। हम सब की तरह अलार्म उसे भी बेहद चिढ़ाने वाला लगता है। आधी नींद में वो खुद को मजबूर करता है, फोन उठाता है और अलार्म बंद कर देता है। स्कूल जाना है, इसलिए वो बिस्तर से उठता है, अभी भी पूरी तरह होश में नहीं। जब वो किचन में जाता है तो फ्रिज पर उसकी माँ का एक नोट मिलता है। उसमें लिखा है कि आज उसे खुद ही सब संभालना होगा, क्योंकि वो उसकी स्कूल यूनिफॉर्म रखकर पहले ही काम पर निकल चुकी है। मिन जुन उस हल्की रोशनी वाले अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। जब वो अपने जर्जर से मोहल्ले से होकर चलता है तो सामने दिख रही एक आलीशान हाई राइज बिल्डिंग पर उसकी नजर चली जाती है। वही लग्जरी अपार्टमेंट जिसे देखकर वो रुक नहीं पाता। लगता है जैसे उसे वहां रहने वाले टीनेजर्स से जलन हो रही हो, जबकि वो खुद स्लम्स में सड़ रहा है, एक मिजरेबल जिंदगी में फंसा हुआ। लेकिन शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, इसलिए वो स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। जिस स्कूल की बात हो रही है वो है सैंग इन हाई स्कूल, और लगता है कि स्कूल की जिंदगी भी मिन जुन के लिए ज्यादा आसान नहीं है। वहाँ वही पुराने क्लासिक बुलीज हैं जो बिना किसी वजह के उसे परेशान करते हैं और उसमें ही अपनी मस्ती ढूंढते हैं। मिन जुन जमीन पर पड़ा तड़प रहा होता है। इस ग्रुप का लीडर है पार्क सॉन्ग बिन, 18 साल का, सेकेंड ईयर की क्लास 3 से। जैसे ही सॉन्ग बिन मिन जुन का मजाक उड़ाता रहता है, अचानक एक आवाज माहौल को चीरती हुई आती है और सब लोग वहीं फ्रीज हो जाते हैं। एक लड़की, उसके साथ उसका लॉयल फॉलोअर्स का ग्रुप। वो सॉन्ग बिन के चाइल्डिश बिहेवियर से बिल्कुल इंप्रेस नहीं है। उसे साफ दिखता है कि वो हमेशा कमजोर स्टूडेंट्स को टारगेट करता है। हालांकि वो खुद भी मिन जुन को पैथेटिक ही मानती है, फिर भी उसके हिसाब से सॉन्ग बिन का ये सब स्कूल की रेपुटेशन खराब कर रहा है। उसका नाम है याना, 18 साल की, क्लास 3 से। सॉन्ग बिन तुरंत अपना एटीट्यूड बदल लेता है, ऐसे दिखाता है जैसे सब बेस्ट फ्रेंड्स हो। वो मिन जुन को क्लास पेट की तरह ट्रीट करता है, जिसे बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के तंग किया जा सकता है। लेकिन याना की बात अब भी सही है। सॉन्ग बिन बेवजह स्कूल के हॉल्स में कियोस फैला रहा है और स्कूल की डेकोरम बर्बाद कर रहा है। अगर उसे मस्ती करनी है तो स्कूल के बाहर करे। इस पर सॉन्ग बिन ताना मारता है कि शायद याना को मिन जुन से सबसे ज्यादा नफरत है और अब वही मोरालिटी का लेक्चर दे रही है। याना खुद को डिफेंड करते हुए कहती है कि भले ही उसे मिन जुन बदसूरत लगता हो, लेकिन उसने कभी उसे फिजिकली मारा नहीं है, सॉन्ग बिन की तरह। हमें पता चलता है कि याना और मिन जुन मिडिल स्कूल से क्लासमेट्स हैं, जैसे कि सॉन्ग बिन भी उसे काफी समय से जानता है। इस प्रिंसेस के इतने हाई स्टैंडर्ड्स होने की वजह भी है। वो उसी लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती है जिसे मिन जुन सुबह घूर रहा था, वही बिल्डिंग जो उसके घर से दिखती है। उसके माता पिता में से एक हॉस्पिटल डायरेक्टर है और दूसरे एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल, मतलब वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई है। वो सोशल मीडिया पर लगातार नई नई तस्वीरें पोस्ट करती रहती है और स्कूल का लगभग हर स्टूडेंट उसका फैन है। ऊपर से वो लुक्स और पढ़ाई दोनों में टॉप है। यहाँ तक कि अफवाहें हैं कि वो अगले साल आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाएगी। वो एकदम परफेक्ट इंसान लगती है, जिसकी जिंदगी में कोई असली मुश्किल नहीं है। लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या है, वो गरीब और कमजोर लड़कों से नफरत करती है। और अंदाजा लगाइए उस कैटेगरी में कौन आता है? हाँ, मिन जुन। 8वीं क्लास की बात है जब मिन जुन और याना एक ही क्लास में थे। मिन जुन ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन याना ने उसे तिरस्कार और चिढ़ से भरे टोन में जवाब दिया। उसके लिए वो बस एक बदबूदार सा छोटा लड़का था जो मच्छर की तरह उसके पीछे पीछे घूमता रहता था, और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। हालांकि उनके घर एक ही रास्ते पर पड़ते थे, फिर भी वो उसके साथ चलना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसने उसे अलग रास्ता लेने को कहा ताकि उसे उसकी बदबू सहनी ना पड़े। उसी पल उसे साफ समझ आ गया, ये लड़की उससे दिलो जान से नफरत करती है। बदबू की बात करें तो मिन जुन ने नोटिस किया था कि याना उसे हमेशा अच्छी खुशबू जैसी लगती थी। शायद यही अमीरी का पाप होता है। आम हालातों में इतनी बेइज्जती और रिजेक्शन के बाद कोई भी उस इंसान से नफरत करने लगता, लेकिन मिन जुन के जज्बात अडिग थे। वो एक बेहुदा हद तक लॉयल था। वो हमेशा उसके पास ही बैठता था, चाहे वो उसे कितनी ही बेरहमी से नीचा दिखाए। साल दर साल वही स्कूल, वही क्लास, वही एक तरफा प्यार। लगातार मजाक और अपमान के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। कभी कभी वो खुद से पूछता था, क्या मैं पागल हूँ जो ऐसी लड़की से प्यार करता हूँ जो हर मौके पर मेरा मजाक उड़ाती है? यही है मिन जुन की जिंदगी। शारीरिक तौर पर सॉन्ग बिन से पिटा हुआ और मानसिक तौर पर याना से तोड़ा हुआ एक सर्टिफाइड और पैथेटिक लूजर की जिंदगी में आपका स्वागत है। बाद में मिन जुन अपने दो दोस्तों के साथ बैठा होता है जो एनिमे की बातें कर रहे होते हैं, जैसे सच्चे ओटाकू। उनमें से मोटा वाला एनिमे को लेकर बेहद ऑब्सेस्ड है, जबकि उसके बगल में बैठा पतला वाला बासु हो हाल के एनिमे सीन से ज्यादा अपडेटेड नहीं है। इधर मिन जुन चुपचाप बैठा रहता है, बिल्कुल एक बैकग्राउंड एनपीसी की तरह, बस सुख ऑब्जर्व करता हुआ। बासु हो 18 साल का है और मोटा वाला है बोन जूनियर, वो भी 18 साल का। दोनों मिन जुन से अलग क्लास में है, लेकिन वही उसके इकलौते दोस्त हैं जिनकी पर्सनैलिटी उससे मिलती जुलती है। बस फर्क इतना है कि उन्हें बुली नहीं किया जाता। उससे मिन जुन बहुत जलता है। उसके पास बस यही एक वजह है, वे बस लकी है।
जहां उसे दुनिया की सारी अनवांटेड अटेंशन मिलती है, वहीं उसके दोस्त चैन से रहते हैं। तभी उसकी सोच टूटती है जब दोस्त पूछते हैं कि क्या वो ल्यूमिना कॉन्सर्ट में चलना चाहेगा। अगर वो तैयार हो तो वे एक्स्ट्रा टिकट्स ले लेंगे। फोन पर दिख रही आइडल मॉडल काफी हॉट लग रही है, लेकिन मिन जुन को अब इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं। सच कहें तो उसने आइडल्स में आखिरी बची इंटरेस्ट भी खो दी है। उसके दोस्त सोचते हैं कि वो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। अब गौर करने पर उन्हें लगता है कि मिन जुन हाल में एक चलता फिरता लाश जैसा दिखने लगा है। क्लास में वापस मिन जुन बस चाहता है कि दिन जल्दी खत्म हो जाए ताकि वो इस मिजरेबल जिंदगी से भाग सके। तभी वो सैंग बिन और उसके ग्रुप को किसी रैंडम लड़के के बारे में बात करते सुनता है, जिसने उन्हें घूर कर देखा था जब वे उसे परेशान करने वाले थे। लड़का इंटिमिडेटिंग लग रहा था, लेकिन उन्हें यकीन था कि सैंग बिन उसे आसानी से हरा देता। पता चलता है कि वो लड़का नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया आया है। वे उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसने अपने माता पिता को छोड़कर खुद को बचाने के लिए भाग लिया। तभी वही लड़का कैंगल सामने आ जाता है और सब सुन लेता है। जाहिर है वो चुप नहीं रहने वाला। जब कैंगल सैंग बिन को ऐसे घूरता है जैसे वो कुछ भी नहीं, तो सैंग बिन का ईगो हर्ट हो जाता है। वो उसे कॉलर से पकड़ लेता है, लेकिन वो सिग्मा लड़का जरा भी रिएक्ट नहीं करता। वो बस शांति से कहता है कि अगर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने की हिम्मत नहीं है तो दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। सैंग बिन हाथ नहीं छोड़ता, लेकिन उसके चमचे बीच में आकर मामला शांत कराते हैं। आखिरकार वो कैंगल को छोड़ देता है, लेकिन जाने से पहले जान से मारने की धमकी देता है। इस सब के दौरान मिन जुन चुपचाप पीछे बैठा रहता है, बस यही सोचता हुआ कि वो इस नर्क जैसे स्कूल से कब आजाद होगा। स्कूल खत्म होने के बाद वो घर की तरफ चलता है, दिमाग में हजारों ख्याल घूमते हुए। तभी सैंग बिन और उसके गुंडे रास्ता रोक लेते हैं। अजीब बात यह है कि वे उसे देखकर खुश लगते हैं। सैंग सिगरेट मांगता है और उसे पास खड़ी एक औरत से कन्वीनियंस स्टोर से खरीदने को कहता है। आखिर वे नाबालिग हैं। मिन जुन जानता है कि ये बस उसे फिर से बुली करने का तरीका है और अब उसका सब्र टूट चुका है। वो उन्हें इग्नोर करता है और घर की तरफ चलता रहता है। ये देखकर सैंग बिन भड़क जाता है। जैसा कि उम्मीद थी, वे उसे बुरी तरह पीटते हैं और एक अबैंडन कंस्ट्रक्शन साइट में फेंक देते हैं। सैंग बिन एक ईंट उठाता है और बार बार मिन जुन के सिर पर मारता है। वे चाहते हैं कि ये सबक उसे आज्ञाकारी बना दे, लेकिन मिन जुन अब पूरी तरह टूट चुका है। टूटी हारी आवाज में वो कहता है, बस मुझे मार दो। उसकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। किसी वजह से ये जवाब सैंग बिन को और भड़का देता है। वो आखिरी बार उसे लात मारता है और चला जाता है। जाने से पहले वो आखिरी धमकी देता है, अगर मिन जुन ने कभी सुसाइड किया और अपने नोट में उनका नाम लिखा तो वो उसकी मां को ढूंढकर वहीं मार देगा। वे उसे अधमरा छोड़कर चले जाते हैं। मिन जुन लड़खड़ाते हुए घर लौटता है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल है, काश दुनिया कल तक खत्म हो जाए, लेकिन वो जानता है ऐसा नहीं होगा। तो उसका आखिरी ऑप्शन वही है, वो उसी लग्जरी अपार्टमेंट की छत पर जाएगा और कूद जाएगा। सब कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। इसी प्लान के साथ वो उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, सब खत्म करने के लिए तैयार। तभी वो याना से टकराता है, वही लड़की जो उससे सबसे ज्यादा नफरत करती है। सिर्फ उसकी मौजूदगी से ही वो चिढ़ जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्यों घूम रहा है, जबकि ये उसका घर नहीं। उसकी हालत देखकर वो समझ जाती है कि वो कोई डिलीवरी करने नहीं आया, बल्कि वो किसी चोरी की प्लानिंग जैसा लग रहा है। फिर उसे याद आता है कि वो कितना पैथेटिक है और यही वजह है कि वो यहाँ आया था, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म करने। दूसरी तरफ याना उसके चोटिल चेहरे को देखकर सवाल करने लगती है। उसे गुस्सा आता है कि वो कभी पलटकर वार क्यों नहीं करता और हर मार ऐसे सह लेता है जैसे कोई कुत्ता। वो काफी देर तक उसे लेक्चर देती रहती है। आखिरकार मिन जुन मुड़ता है और वहां से चला जाता है। वो स्पॉइल्ड लड़की शिकायत करती रहती है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन फिर हार मान जाती है और सोचती है कि कल बात करेगी। बाद में मिन जुन अपने छोटे बदबूदार अपार्टमेंट में लौटता है। वो पीसी ऑन करता है, हेडफोन लगाता है और वीडियो गेम्स में डूब जाता है। जो कुछ भी हुआ उस पर सोचते हुए उसे एहसास होता है वो गलत थी। वो सच में वही सब डिजर्व करता है। इसीलिए वो फैसला करता है कि अब वो स्कूल नहीं जाएगा। कल से वो नौकरी ढूंढेगा और माँ की मदद करेगा। रात हो जाती है और मिन जुन अब भी अपने FPS गेम में ज़ॉम्बीज की भीड़ काट रहा है। तभी लाइव चैट में उसके दोस्त बताते हैं कि वे लॉग ऑफ कर रहे हैं। ये बात उसे अजीब लगती है, अभी तो सिर्फ रात के 10 बजे हैं। तभी दोस्त उसे ब्रेकिंग न्यूज याद दिलाते हैं, आउटब्रेक। बाहर की दुनिया इस वक्त केओस में है और जैसे किस्मत हो मिन जुन बाहर कुछ शोर सुनता है। वो उठता है और सावधानी से दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है, वो झरोखे से देखता है। वो उसके ऊपर रहने वाला पड़ोसी है, कांपती आवाज में दरवाजा खोलने को कह रहा है। कुछ तो बहुत गड़बड़ लग रही है, लेकिन बिना कुछ सोचे मिन जुन दरवाजा खोलने ही वाला था। वो आदमी उसके ऊपर रहने वाले पड़ोसियों में से एक लगता है, कांपती हुई आवाज में उससे दरवाजा खोलने की गुजारिश करता हुआ। ये सुनकर मिन जुन मान लेता है कि वो आदमी फिर से नशे में है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि सामने खड़ा इंसान अब उसका शराबी पड़ोसी नहीं रह चुका है। वो सबसे बड़ी गलती करता है, दरवाजा खोल देता है। सबसे पहली चीज जो उसकी नजर में आती है वो है उस आदमी के पूरे शरीर पर लगा खून और उसके पेट पर बना एक बड़ा फटा हुआ घाव। फिर भी मिन जुन यही सोचता है कि शायद वो आदमी बुरी तरह जख्मी हो गया है और वो इमरजेंसी सर्विस को कॉल करने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी वो आदमी जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है एक अमानवीय चीख निकालता है और सीधे मिन जुन पर झपट पड़ता है।
दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं और ज़ॉम्बी उसके ऊपर आ गिरता है। उस पल मिनजुन को समझ आ जाता है कि ये आदमी पूरी तरह पागल हो चुका है। वो पूरी ताकत से उसे लात मारकर दूर धकेलता है, फिर पीछे की ओर रेंगता हुआ दरवाजा बंद करता है और उसे लॉक कर देता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, सांसें तेज हो चुकी हैं, उसके पैर बेकाबू कांप रहे हैं। ये कोई नॉर्मल पड़ोसी हो ही नहीं सकता। वो पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाता है, लेकिन कहीं भी कनेक्शन नहीं मिलता। तभी उसकी स्क्रीन पर इमरजेंसी अलर्ट्स नजर आते हैं। अनजान हमले हो रहे हैं, अलग अलग और अनिर्दिष्ट इलाकों में। सभी लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए घर के अंदर रहने की सलाह दी जा रही है। उसी वक्त उसके बेसमेंट अपार्टमेंट के ठीक ऊपर जबरदस्त हंगामा सुनाई देता है। वो खिड़की को थोड़ा सा खोलकर बाहर झांकता है और जो वो देखता है वो पूरी तरह नर्क जैसा है। लोग सच में एक दूसरे को फाड़ रहे हैं। वो अपने उसी पड़ोसी को फिर से देखता है जो अब भी सड़कों पर घूम रहा है और तबाही मचा रहा है। तभी उसे अपनी माँ की चिंता होने लगती है और वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं है। रात हो जाती है। मिनजुन अपार्टमेंट की सारी लाइट्स बंद कर देता है और कंबल में लिपटकर एक कोने में सिमट जाता है। वो हर तरह के नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता, न सिग्नल न अपडेट्स। वो टीवी ऑन करता है इस कियोस्क की कोई वजह समझने के लिए। न्यूज़ एंकर देश भर में हो रही बेरहमी से की गई हत्याओं की रिपोर्ट देता है, जिन्हें अज्ञात नागरिकों ने अंजाम दिया है। सरकार इसे इनडिस्क्रिमिनेट टेररिज्म बता रही है और कहती है कि कारण और जिम्मेदार लोगों की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। एंकर सभी से अपील करता है कि घर में रहें, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें और बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क न करें। अगले अपडेट में बताया जाता है कि बुसान भी गिर चुका है। ऐसी ही हिंसक घटनाएं सिर्फ सियोल और इंचन में ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों में भी रिपोर्ट की जा रही हैं। पुलिस और मिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया जा रहा है, लेकिन हालात पहले ही कंट्रोल से बाहर लग रहे हैं। मिनजुन खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करता है। एक के बाद एक डरावनी खबरें उसे तोड़ रही हैं। वो पूरी तरह शॉक में है। ये सब किसी ऐसे डरावने सपने जैसा लगता है जिससे वो जाग नहीं पा रहा। जो कुछ उसने सुना है उससे लगता है कि दुनिया पर ज़ॉम्बीज़ ने कब्जा कर लिया है, लेकिन ऐसा तो सिर्फ गेम्स और मूवीज़ में होता है। इतनी बेतुकी बात सच कैसे हो सकती है? और फिर भी अब तक जो कुछ उसने देखा है वो सब इसकी पुष्टि करता है। उसे जवाब चाहिए और इस अंधेरे अपार्टमेंट में बंद रहकर उसे कुछ नहीं मिलने वाला। वो फैसला करता है कि बाहर जाकर बिल्डिंग के फ्रंट डोर को जितना हो सके उतना मजबूती से बंद करेगा। दरवाजा खोलने से पहले वो पीप होल से झांककर देखता है कि कहीं कोई ज़ॉम्बी आसपास तो नहीं है। रास्ता साफ देखकर वो सावधानी से दरवाजा खोलता है और बाहर कदम रखता है। जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़कर ग्राउंड फ्लोर की ओर जाता है, एक अजीब सी खामोशी उसे घेर लेती है। बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस पर पहुंचकर वो बाहर झांकता है और सड़क पर भटकता हुआ एक ज़ॉम्बी देखता है। वो तुरंत दरवाजा बंद करता है और सारे बोल्ट लॉक कर देता है। उसका अगला मकसद ऊपर की मंजिलों पर यह देखना है कि कोई सर्वाइवर बचा है या नहीं, लेकिन इस जानलेवा सन्नाटे में ऐसा लगता है जैसे वहां कोई नहीं है। फिलहाल वो इसे रिस्क लेने लायक नहीं समझता। वो सुबह तक इंतजार करेगा। उसे पूरा यकीन है कि आखिरकार पुलिस या मिलिट्री यहाँ पहुंच ही जाएगी और उन्हें बचा लेगी। वो फिर से टीवी ऑन करता है किसी नए अपडेट की उम्मीद में, लेकिन कोई जरूरी खबर आने से पहले ही ट्रांसमिशन कट हो जाती है। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। वो लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी पागलपन भरी हालत में नींद आना नामुमकिन है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात उसके अंदर उठता हुआ एक अजीब एहसास है। कल ही तो वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, क्योंकि दुनिया उसे बेहद बेरहम लगती थी। उसने तो ये तक चाहा था कि पूरी दुनिया जल जाए, और अब ऐसा लग रहा है जैसे उसकी वो ख्वाहिश सच हो गई हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी आसान हो गई है। असल में अब वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है। ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती ये समझने के लिए कि कुछ बदला ही नहीं है। पहले भी ये नर्क था और अब भी नर्क ही है। इसलिए ये सारे ज़ॉम्बी और दुनिया का अंत उसे ज्यादा डराते नहीं है। ईमानदारी से कहें तो वो पहले ही उतना मिजरेबल था जितना कोई इंसान हो सकता है। सुबह होती है, सड़कों पर अबैंडन कारें भरी पड़ी हैं और हर जगह ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। मिनजुन आखिरकार मेन डोर खोलता है और बाहर झांकने का रिस्क लेता है। हवा कुछ गलत सी लगती है। हर तरफ खून की तेज धातु जैसी गंध फैली हुई है, इतनी ज्यादा कि वो झट से दरवाजा बंद कर देता है और फिर से लॉक कर लेता है। बिना तैयारी बाहर जाना सीधी आत्महत्या होगी। वो किचन की ओर जाता है और किस्मत से उसके पास काफी सामान मौजूद है। रेमन के 4 पैकेट, इंस्टेंट नूडल्स के 6 कप, थोड़ा सा पहले से पका हुआ चावल और कच्चा चावल, करीब 2 हफ्ते का खाना, पानी की 3 बोतलें हैं। शुक्र है कि नल अब भी काम कर रहा है, गैस भी अभी तक चल रही है। अगर वो सही तरीके से सामान मैनेज करे तो करीब 1 महीने तक निकल सकता है। इतना वक्त किसी के उसे ढूंढने के लिए काफी होना चाहिए। शायद कोई रेस्क्यू टीम आकर उसे बाहर निकाल ले। फिलहाल उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी माँ है। नेटवर्क से कनेक्ट ना हो पाने की वजह से उसे ये तक नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। वो बस यही दुआ कर सकता है कि वो जिंदा और सुरक्षित हो। तभी उसे याद आता है कि इस बिल्डिंग में कुल 5 परिवार रहते हैं। उनमें से एक में रूफटॉप वाले कमरे में एक कॉलेज स्टूडेंट रहता था। उसे याद है कि वो लड़का बड़ा फ्लर्ट था,
हर मंगलवार अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता था अपनी मस्ती के लिए। कल मंगलवार था, इसका मतलब वो कपल शायद अब भी वहां फंसा हुआ हो सकता है। मिनजुन हिम्मत जुटाता है और आखिरकार ऊपर की मंजिलों की ओर बढ़ना शुरू करता है। रास्ते में वो हर अपार्टमेंट चेक करता है, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आता। आखिरी जगह बचती है रूफटॉप का कमरा। वहां पहुंचकर वो देखता है कि कॉलेज स्टूडेंट का कमरा भी खुला है। स्वाभाविक तौर पर वो अंदर कदम रखता है, लेकिन जो वो देखता है काश उसने कभी ना देखा होता, और वही मंजर उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि कॉलेज स्टूडेंट का कमरा भी खुला हुआ है। स्वाभाविक तौर पर वो अंदर कदम रखता है, लेकिन जो वो देखता है काश उसने कभी ना देखा होता। कमरे की दूसरे छोर पर लड़की पहले ही मर चुकी है, जबकि कॉलेज स्टूडेंट उन मांस नोचने वाले ज़ॉम्बीज में से एक बन चुका है। किस्मत से मिनजुन की नजर सीधे लाश पर नहीं जाती, क्योंकि वो उसके ब्लाइंड स्पॉट में होती है। उसके सामने बस एक ही चीज साफ दिखती है, खून की बेहिसाब मात्रा, इतनी ज्यादा कि वो पल भर के लिए ठिठक जाता है। वो तुरंत अपार्टमेंट को एक्सप्लोर करने का ख्याल छोड़ देता है। जैसे ही वो चुपचाप पीछे हटने की कोशिश करता है, गलती से एक फूलदान गिर जाता है और ज़ॉम्बी का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। गुस्से भरी गुर्राहट सुनते ही मिनजुन चीते की तरह भागता है, लेकिन उसके भद्दे कदम उसे लड़खड़ा देते हैं। ज़ॉम्बी कमरे से झपटता हुआ बाहर आता है और सीधे उस पर कूद पड़ता है। होशियारी से मिनजुन उसी की रफ्तार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो बस झुक जाता है, ज़ॉम्बी को अपने ऊपर से उड़ने देता है और उस हरामी को सबक सिखाते हुए उसे रूफटॉप से नीचे गिरा देता है। वो मंजर उसे कुछ पल के लिए सांसहीन कर देता है। वो घुटनों के बल गिर जाता है, जैसे उसकी सारी ताकत निचुड़ गई हो। एक पल भी सोचे बिना वो दौड़कर नीचे उतरता है, दरवाजा बंद करता है, उसे लॉक करता है और फिर से खुद को अपार्टमेंट के अंदर बैरिकेड कर लेता है। वो अभी तक उस लाइफ और डेथ एनकाउंटर को पूरी तरह समझ ही नहीं पाया है। वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहा कि रूफटॉप का वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जिस पर उसने उम्मीदें टिकी थी, अब एक दिमाग रहित अनडेड बन चुका है। और सबसे तबाह कर देने वाली बात यह है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, उसे ऊपर से धक्का देकर। फिर भी वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये उसकी गलती नहीं थी। जो उसने किया वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। पहले हमला उसी ने किया था। एक और रात ढल जाती है। पिछली रात की तरह इस बार भी मिनजुन को वही अंधेरे बेसमेंट अपार्टमेंट में बितानी पड़ती है। वो खामोशी में बैठा रहता है। उस स्टूडेंट की मौत का गिल्ट उसे अंदर ही अंदर कुतर रहा है। वो उठता है और बाहर सड़क की ओर जाता है, उम्मीद करते हुए कि शायद वो स्टूडेंट फिर दिख जाए। उसके सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है जो पलटकर उसकी ओर देखता है। मिनजुन नोटिस करता है कि स्टूडेंट की टूटी हुई गर्दन उसके दाएं कंधे पर लटक रही है। ये देखकर उसे एक साथ राहत भी और डर भी। राहत इस बात की कि उसका जान पहचान वाला अब भी चल रहा है, और डर इसलिए क्योंकि उसके सामने खड़ा वो लड़का अब इंसान नहीं रहा। वो मन ही मन माफी मांगता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उस मुलाकात से उसे साफ समझ आ जाता है वो लोग अब इंसान नहीं हैं, सिर्फ ज़ॉम्बीज हैं। अगला दिन आता है। अपोकलिप्स शुरू हुए ये तीसरा दिन है। वो राइस कुकर में खाना बनाता है। असल में वो पहले उन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है जिनके लिए पकाना जरूरी है, क्योंकि जब तक गैस है वो उन्हीं पर निर्भर रहना चाहता है। बाद में पैक्ड सामान काम आएगा। उसके दिमाग में एक ही ख्याल बार बार घूम रहा है। वो मदद का इंतजार करते हुए वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अगर उससे पहले खाना खत्म हो गया तो वो बर्बाद हो जाएगा। एक तरफ उसे सुकून है कि पूरी बिल्डिंग अब ज़ॉम्बी फ्री है। बस वही रूफटॉप वाला स्टूडेंट था और अब वो जा चुका है, शायद रेस्क्यू टीम्स या दूसरे सर्वाइवर्स का ध्यान खींचने। वो रूफटॉप पर आग जलाने के बारे में भी सोच रहा है। साथ ही वो जल्द ही बिल्डिंग छोड़ने का भी प्लान बना रहा है। कुछ दिन पहले ही उसने जिंदगी से हार मान ली थी, तो अब अगर बाहर मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से वो पहले ही 2 बार लाइफ और डेथ सिचुएशन से बच चुका है, जिसने उसे इन मॉन्स्टर्स से लड़ने का और कॉन्फिडेंस दे दिया है। अगर हालात बिगड़ भी गए तो ये ज़ॉम्बीज अब उसे डराते नहीं हैं। अचानक उसका फोन बजता है। हैरानी की बात यह है कि कॉल उसकी माँ की है। वो 1 सेकंड भी जाया नहीं करता और तुरंत कॉल उठा लेता है। उसकी माँ घबराई हुई आवाज में पूछती है कि वो कैसा है। वो जल्दी से उसे तसल्ली देता है, बताता है कि अभी वो घर में अकेला है और पूछता है कि वो कहाँ है। वो बताती है कि परसों की इवैक्यूएशन के दौरान उसे आर्मी मिल गई थी और अब वो सीगुन के एक शेल्टर में है। वो उससे कहती है कि चिंता ना करे, घर पर ही रहे, और वादा करती है कि रेस्क्यू टीम से उसे लेने की बात करेगी। इतनी सी बात के बाद ही कॉल फिर से कट जाती है। फिर भी मिनजुन खुश है। उसकी माँ की आवाज़ सुनना ही इस बात का सबूत है कि वो जिंदा है। अचानक उसके फ़ोन पर मैसेजेस आने लगते हैं। ये उसके दोनों ओटाकू दोस्तों के हैं। अगर वो मैसेज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने अपने घरों में अब भी जिंदा है। लगता है वो दोनों इतने सुरक्षित हैं कि इस पूरे केओस के बीच भी मजाक कर रहे हैं। उसके दोनों दोस्त एक दूसरे के काफ़ी पास रहते हैं, इसलिए मिनजुन को यकीन है कि उन्होंने इस हालात में एक दूसरे की मदद की होगी। उनके अलावा और उसकी माँ के अलावा एक और इंसान है जिसकी हालत जानना वो चाहता है, याना।
वही लड़की जो हमेशा उसे नीचा दिखाती रही। जिन लोगों को वो जानता है उनमें वो सबसे पास रहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कभी उसके घर लौटेगी भी या नहीं, खासकर इस जगह से उसकी नफरत को देखते हुए। उसे अतीत याद आता है जब पार्क बिन और उसका गैंग उसके अपार्टमेंट में मस्ती कर रहा था। उनमें से किसी ने याना को भी बुला लिया था, लेकिन ये नहीं बताया कि ये मिनजुन का घर है, वही जगह जिसे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। सब हंस रहे थे और मिनजुन घबराया हुआ था ये सुनकर कि वो आने वाली है। जब वो पहुंची और उस तंग गंदे कमरे को देखा तो बस खड़ी रह गई। सिगरेट की बदबू, चिपचिपा और फफूंद लगा फर्श, उसने अंदर कदम तक नहीं रखा और तुरंत वापस मुड़ गई। उस वक्त उसके चेहरे पर नफरत भरी नजर ने मिनजुन को तोड़ दिया था। उसे सबसे ज्यादा चोट इस बात से नहीं लगी थी कि पार्क बिन और उसका गैंग उसके घर पर कब्जा जमाए हुए था, बल्कि याना के रिएक्शन से लगी थी। अब टॉयलेट में बैठा वो सोचता है कि क्या वो अब भी जिंदा है, लेकिन अगर वो भी ज़ॉम्बी बन गई हो तो शायद मिनजुन को ज्यादा झटका नहीं लगेगा। आखिर उसके पिता एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। उसे अब भी उम्मीद है कि शायद उसके पापा ये पता लगा लें कि आउटब्रेक किस वायरस की वजह से हुआ है और इलाज ढूंढने वालों में शामिल हो जाएं। लेकिन आखिर में क्या उसे अपनी सर्वाइवल की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए? वो स्पॉइल्ड रिच गर्ल है, शायद अब तक सुरक्षित निकल चुकी होगी। और तभी एक जानी पहचानी आवाज उसे पुकारती है। उसका दिल बेचैन हो उठता है जैसे ही वो उसे पहचानता है। आवाज अपार्टमेंट के बाहर से आ रही होती है। खिड़की के पास से वो उसे बुलाने की कोशिश करती है, चुप रहने की कोशिश करते हुए। फिर भी उसकी आवाज ज़ॉम्बीज का ध्यान खींच लेती है जो उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। घबराकर वो चिल्लाती है कि दरवाजा खोलो। आखिरकार मिनजुन दरवाजा खोलता है, उसे अंदर खींच लेता है और फिर से लॉक कर देता है। लड़की इतनी डरी हुई होती है कि वो सच में पसीने से भीग रही होती है। वो कितनी भी गहरी सांस लेने की कोशिश करे, खुद को शांत नहीं कर पाती। अचानक याना हड़बड़ाकर उठती है, पूछती है कि मिनजुन ठीक है या नहीं और वो यहाँ क्यों है। वो पूरी ताकत से लड़के की शर्ट पकड़ लेती है, अब भी कुछ कुछ होश में। अगले ही पल वो अपना चेहरा उसकी छाती में छुपा लेती है, बुरी तरह कांपती हुई। मिनजुन वहीं खड़ा रहता है, पूरी तरह कंफ्यूज। उसका हाथ अब भी उसकी शर्ट को कसकर पकड़े रहता है, जैसे सुरक्षा ढूंढ रहा हो। मिनजुन हैरान है, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि लड़की का ये अचानक ऐसा रिएक्शन क्यों है। पूरी तरह उलझा हुआ वो सोचता है आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो वो इस तरह बर्ताव कर रही है। मिनजुन हान येना से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन तभी पूरी ताकत के साथ लड़की लड़के की शर्ट पकड़ लेती है, अब भी थोड़ी सी बेसुध। अगले ही पल वो अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है, बुरी तरह कांपती हुई। जबकि मिनजुन पूरी तरह कंफ्यूज रह जाता है। उसका हाथ लड़के के कपड़ों को कसकर पकड़े रहता है, जैसे किसी सहारे की तलाश में हो। मिनजुन हैरान रह जाता है, लड़की के इस अचानक रिएक्शन को बिल्कुल समझ नहीं पाता। पूरी तरह उलझा हुआ वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि वो इस तरह बर्ताव कर रही है। कमरे के वाइड व्यू में दोनों फर्श पर बैठे दिखाई देते हैं और लड़की अब भी उससे चिपकी हुई है। चिंतित होकर मिनजुन फिर से पूछता है कि क्या हान येना ठीक महसूस कर रही है। धीरे धीरे वो उसकी शर्ट छोड़ देती है, जैसे खुद को संभाल रही हो। चेहरा उठाकर येना जंग मिनजुन को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। वो ईमानदारी से मानती है कि अगर वो नहीं होता तो शायद उसका अंत बहुत बुरा होता। लड़का थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है, लेकिन राहत की सांस लेते हुए कहता है कि अब वो सुरक्षित है, इसलिए सब ठीक है। गंभीर नजर से येना आसपास देखती है, फिर मिनजुन की तरफ मुड़कर पूछती है कि क्या अब घर में सिर्फ वही दोनों हैं। मिनजुन बताता है कि उसकी माँ 3 दिन पहले काम पर गई थी और वापस नहीं लौटी, लेकिन वो उनसे संपर्क कर पाया था और वो मिलिट्री के साथ सुरक्षित है। येना जवाब देती है कि वो समझती है और ये जानकर खुश है कि वो अकेला नहीं सोया। लड़का मौके का फायदा उठाकर येना के माता पिता के बारे में पूछता है। लड़की थोड़ी झिझकती है, अपनी माँ के बारे में कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन बात टाल देती है। वो कहती है कि दोनों ठीक हैं और पानी मांगती है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं पिया। दीवार पर लगी घड़ी लगभग रात के 3 बजा रही होती है। तभी मिनजुन उसके लिए बचाकर रखी पानी की बोतलें ले आता है। प्यास से बेहाल लड़की बिना रुके पानी पीने लगती है। मिनजुन हैरान रह जाता है, सोचता है कि वो एक बार में कितना पानी पी सकती है। उसे याद आता है कि पानी राशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर सप्लाई कट गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। थोड़ा ऑकवर्ड होकर वो पूछता है कि क्या वो सीधे अपने घर से उसके यहाँ आई थी। अब भी कंफ्यूज्ड वो पूछता है कि उसने खास तौर पर उसका ही अपार्टमेंट क्यों चुना। येना का जवाब उसे चौंका देता है। वो बताती है कि वो इस पूरे वक्त बाहर ही छुपी हुई थी। वो समझाना शुरू करती है कि ये सब 3 दिन पहले शुरू हुआ, उसी दिन जब वो दोनों टकराए थे। उस दिन कुछ हुआ था, इसलिए वो घर जाकर कपड़े बदलने के बाद फिर बाहर निकली। लड़की अपनी कहानी सुनाती है, सड़क से आती चीखों को याद करते हुए। अचानक सब कुछ बिना किसी चेतावनी के शुरू हो गया। लोग बेतहाशा भाग रहे थे, बिना सोचे समझे। आखिरकार वो पास के एक मॉल की सीढ़ियों में छिप गई। वो रेस्क्यू का इंतजार करती रही, जो कभी नहीं आया। मिनजुन हैरान होकर पूछता है कि क्या वो वहां बिल्कुल अकेली थी। किस्मत से उसे सीढ़ियों के पास एक बिना लॉक किया हुआ दरवाजा मिल गया। वो दरवाजा एक छोटे मीटिंग रूम में खुलता था। कोई और रास्ता न देखकर वो वहीं छुप गई। खुशकिस्मती से वहां एक पानी की बोतल पड़ी थी। येना उसी के सहारे जिंदा रही। लेकिन तीसरे दिन भूख और प्यास अपनी हद पर पहुंच गई। येना ने फैसला किया कि अब उसे बाहर निकलकर घर की तरफ भागना होगा। बाहर निकलते ही उसने सड़क पर गिरे हुए लोगों को देखा और कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जो अजीब तरह से चल रहे थे। दर्द से भरे चेहरे के साथ वो सोचती है कि वो रास्ता इतना भयावह क्यों था।
ज्यादा विकल्प ना होने के कारण वो उस तंग और गंदी गली से होकर जाने का फैसला करती है। इसी तरह वो चुपचाप मिनजुन के मोहल्ले तक पहुंच जाती है, जगह को पहचानते हुए। अपने अपार्टमेंट तक लौटने के लिए उसे शहर के उस केओस वाले हिस्से से गुजरना पड़ता। उस पल कोई बेहतर रास्ता नहीं था, इसलिए उसे वही रास्ता लेना पड़ा। येना को एहसास होता है कि वो मिनजुन के घर के करीब पहुंच चुकी है। उसे रास्ता थोड़ा बहुत याद आता है। वो सोचती है कि क्या मिनजुन अब भी घर पर होगा, क्योंकि 3 दिन पहले वो वहीं गया था। वो बताती है कि अजीब लोगों से बचते हुए वो उसके घर तक पहुंची। राहत महसूस करते हुए येना बैठ जाती है, जबकि मिनजुन उसकी हिम्मत की तारीफ करता है। लजाते हुए वो मानती है कि उसे यहाँ उसे पाकर बहुत सुकून मिला। बिखरे बालों और पसीने से भीगी हालत में वो पूछती है कि क्या घर में अब भी पानी है। उसके कपड़े पसीने से काफी गीले नजर आ रहे होते हैं। मिनजुन बस उसे ध्यान से देखता रहता है। वो कहता है कि वो बहुत पसीना बहा चुकी है और पूछता है कि क्या वो कपड़े बदलना चाहती है। लड़की उसके सवाल से चौंक जाती है, थोड़ा ब्लश करती है। चिढ़कर येना उसे पागल कहती है और लात मारती है। बोलती है कि वो इसके लायक था। बहस करने के लिए बहुत थकी हुई वो पूछती है कि क्या वो नहा सकती है अगर पानी चल रहा हो। थोड़ा ऑकवर्ड होकर वो हाँ कह देता है और कहता है कि वो जा सकती है। वो उसे धन्यवाद देती है। मिनजुन वहीं बैठा सोचता रहता है कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। कुछ ही देर बाद बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। लिविंग रूम में अकेला बैठा मिनजुन बाथरूम की तरफ देखता रहता है। वो अपने प्लान्स के बारे में सोचता है। वो घर छोड़ने वाला था, लेकिन अब वो येना को अकेला नहीं छोड़ सकता। खाना एक और बड़ी समस्या है। उसके पास एक इंसान के लिए सिर्फ 1 महीने का सामान है। अब वो समय आधा हो चुका है। उसे लगता है कि दोनों के लिए हालात बिल्कुल होपलेस हैं। अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हान येना उसके घर में नहा रही है। उसे स्कूल के दिन याद आते हैं। मिनजुन अक्सर खाली गलियारों में अकेले चलता था। तब जब भी वो पास जाने की कोशिश करता, वो लड़की उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती। वो उसकी तरफ देखती भी नहीं थी, जैसे वो कोई कीड़ा हो। वापस वर्तमान में येना बाथरूम से हल्के कपड़े पहनकर बाहर आती है और मिनजुन चौंक जाता है। वो कहती है कि उसे अपने कपड़े उधार चाहिए, क्योंकि उसके कपड़े तुरंत धोने होंगे। घबराकर मिनजुन उसे पहनने के लिए कुछ ढूंढने लगता है, जबकि येना कहती है कि कुछ भी चलेगा। वो उसे एक ग्रे टी शर्ट देता है। पूरी स्थिति उसे बेहद ऑकवर्ड लगती है। येना शर्ट की बदबू की शिकायत करती है और पूछती है कि क्या कोई और है। मिनजुन और भी असहज हो जाता है। वो शर्ट को फिर से सूंघती है। बदबू उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर भी वो तय करती है कि कपड़े सूखने तक वही टी शर्ट पहन लेगी। वो स्प्रे इस्तेमाल करने का सुझाव देती है। येना जंग मिनजुन को पुकारती है और वो थोड़े हैरान होकर जवाब देता है। टेबल पर उनके खाने के बचे हुए निशान दिखते हैं। वो पूछती है कि अब वो क्या करेंगे। उसका मानना है कि अब बस यहीं रहकर रेस्क्यू का इंतजार करना चाहिए। मिनजुन कबूल करता है कि उसके आने से पहले वो अगले दिन कहीं और जाने के बारे में सोच रहा था। येना ये सुनकर चौंक जाती है। वो पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है और जब यहाँ खाना है तो बाहर जाने का रिस्क क्यों ले। वो जोर देकर कहती है कि वो यहाँ तक पहुँचने में मुश्किल से बची है, इसलिए वो दोबारा बाहर जाने से इनकार करती है। मिनजुन उसे शांत करने की कोशिश करता है, समझाता है कि वो बस एक ख्याल था उसके आने से पहले। अब वो हालात को स्वीकार करता हुआ दिखता है। वो कहता है कि उन्हें टिके रहना होगा और मदद का इंतजार करना होगा। चिंतित होकर येना एक अहम सवाल उठाती है, अगर खाना खत्म हो गया तो क्या होगा। आमने सामने बैठे हुए वो उनके फ्यूचर को लेकर जोर देती है। मिनजुन सोचता है कि ज्यादा दिन टिकने का एक ही तरीका है, दूसरे घरों या ऊपर की मंजिलों से सामान ढूंढना। वो मानता है कि बाहर की सेफ्टी को लेकर वो पक्का नहीं है, लेकिन हाल में दूसरे बिल्डिंग से आने वाली चीखें कम हो गई हैं। तभी उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो कहता है कि अगर खाना पूरी तरह खत्म हो गया तो उन्हें बाहर जाना ही पड़ेगा। येना तुरंत खड़ी हो जाती है और जोर से मना कर देती है। मिनजुन उसे याद दिलाता है कि वो भी जहाँ थी वहाँ नहीं रह सकती थी। खाना खत्म होने पर बाहर जाना जरूरी होगा। वो कहती है कि वो इस चिंता को बाद के लिए छोड़ना चाहती है, अभी इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। बेचैन होकर येना बहस करती है कि वो खुद बाहर गया भी नहीं है, तो उसे क्या पता कि हालात कैसे हैं। फिर वो मानती है कि लोग बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ जैसे हैं, जैसा उसने देखा। बैठते हुए मिनजुन जवाब देता है कि उन्हें अभी और समझना होगा, लेकिन खिड़की से जो उसने देखा उसके हिसाब से अगर किसी ने काट लिया तो वो भी उन्हीं में बदल जाता है। दूर देखते हुए वो कबूल करता है कि सच कहे तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता अगर वो इन्फेक्टेड हो जाए। हैरान होकर येना कहती है कि शायद इसलिए क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है। मिनजुन कहता है कि असली की बस कांटेक्ट से बचना है। वो याद दिलाता है कि वो खुद यहाँ तक पहुँच पाई। वो जोड़ता है कि उसने कहा था कि उसे तभी देखा गया जब वो उसके घर के पास पहुंची। वो समझाता है कि सारे इन्फेक्टेड एक जैसे नहीं होते, कुछ बस चलते रहते हैं, कुछ अपने जख्मों की वजह से ढह चुके होते हैं और उनकी दौड़ने की रफ्तार भी एक नॉर्मल इंसान से कम है। इसलिए वो नतीजा निकालता है कि वो दोनों इन्फेक्टेड से पूरी तरह बच सकते हैं। येना इस पर सोचती हुई दिखती है। माहौल हल्का करने के लिए वो पूछता है कि क्या उसने बचपन में कभी टैग खेला था। लड़की कंफ्यूज हो जाती है। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मिनजुन कहता है कि इसे टैग की गेम की तरह सोचो, शायद उनसे बचना थोड़ा एक्साइटिंग भी लगे। येना को ये कंपैरिजन पसंद नहीं आता। वो इसे पागलपन बताती है और कहती है कि वो अपने डर को लेकर सीरियस है। फिर भी वो कहती है कि अब वो सोने जा रही है। वो पूछती है कि क्या मिनजुन उसे कंबल दे सकता है। वो बताती है कि कई दिनों से उसे ढंग की नींद नहीं मिली। मिनजुन को चौंकाते हुए येना पूछती है कि क्या वो पागल है जो उसके पास सोने की सोच रहा है। वो एक कोने की तरफ इशारा करके कहती है कि वो उससे दूर वहीं सोए। मिनजुन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। वो कहता है कि बाथरूम के सामने सोना भी कुछ ज्यादा ही है।
आ भरते हुए येना उसकी बात समझती है और थोड़ा झुक जाती है। तभी मिनजुन अपना मन बदल लेता है और कहता है कि वो खराब जगह पर सोएगा और वो आरामदायक जगह ले ले। ये सुनकर येना चौंक जाती है। वो टालते हुए कहता है कि वो सीढ़ियों पर सो जाएगा, लेकिन येना जोर देती है कि वो वहीं आराम से सोए। कौन ज्यादा आरामदायक जगह लेगा, इस पर हल्की सी बहस शुरू हो जाती है। मिनजुन मजाक में किचन में सोने की बात करता है, लेकिन जब वो देखता है कि येना